घर का काम जब शुरू करना होता है तो हम ये सोचते हैं कि हम खुद से मटेरियल लाएंगे, अच्छी क्वालिटी रहेगी और लेबर का जो काम है वो किसी ठेकेदार को दे देंगे। और जब भी ठेकेदार को काम देने की बात आती है तो हम किस आधार पे ठेकेदार को काम देते हैं? हम मार्केट में जाते हैं, रेट देखते हैं, जहां पर हमें सबसे सस्ता रेट बताया जाता है उसी ठेकेदार को हम फाइनल कर लेते हैं। और यही सस्ता सौदा आगे चल के काफी महंगा साबित होता है। देखिए दोस्तों, घर बनाते समय ठेकेदार को सभी चीजों के बारे में पता होता है, पर आपको इन चीजों के बारे में शुरुआती वक्त में जानकारी नहीं होती है और इसी का फायदा कुछ ठेकेदार उठाते हैं। होता यह है कि शुरुआती वक्त में सब चीजें सही चलती है, ठेकेदार भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, पर जैसे जैसे काम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है तो ठेकेदार आपसे कुछ अलग अलग डिमांड करने लगता है। जैसे कि ये काम मैं नहीं करूंगा, ये मेरे रेट में ऐड नहीं है, इसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। और वहां पर मकान मालिक भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता है कि सिर्फ हमें मटेरियल तो लाके देना है, बाकी चीजें तो ठेकेदार कर लेगा। और ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा बिल ठेकेदार का होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर मकान मालिक को पता चलता है कि ये तो ज्यादा पैसे ले रहा है और हमारा जो सस्ता सौदा है वो काफी महंगा साबित हो रहा है। और कुछ जगह पर तो ऐसा भी देखा जाता है कि सस्ते के चक्कर में जो ठेकेदार बहुत ही कम रेट बताते हैं, उन्हें आगे चल के पता चलता है कि भाई इस काम में तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। ऐसे में वो जो सस्ते ठेकेदार होते हैं वो काम आधा अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं, पर उनके भागने के बाद नुकसान आपका होता है, क्योंकि जो नया ठेकेदार है वो आपसे रेट ज्यादा ले सकता है और जो पहला ठेकेदार होता है उसे आप ज्यादा पैसे दे देते हो, यानी कि दोहरा नुकसान ऐसी कंडीशन में हो जाता है। तो अगर आप ऐसी चीजों से बचना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप ठेकेदार का चुनाव करने वाले हो तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, मार्केट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर के क्या रेट चल रहे हैं, उसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती है, रेट किस तरह से करने होते हैं और पेमेंट किस स्टेप से देना होता है, जिससे कि आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ठेकेदार का चुनाव। तो जब भी आप ठेकेदार का चुनाव करने वाले हो तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, कोई पहचान वाला है, तो ऐसी चीजें देख के आपको ठेकेदार को फाइनल नहीं करना है, बल्कि आपको दो इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ठेकेदार को फाइनल करना है। पहली चीज आ जाती है जो कि है रेट और दूसरी चीज आ जाती है जो कि है क्वालिटी। सबसे पहले बात करते हैं रेट के बारे में। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके रेट अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे यहाँ पर जो ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क करते हैं उन ठेकेदार का जो रेट होता है वो लगभग 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 130 रुपए पर स्क्वायर फीट तक होता है। वहीं पर जब बात आती है सेंटरिंग कॉन्ट्रैक्टर की, यानी कि आपके घर का जो कंक्रीट का काम होता है, जैसे कि कॉलम, बीम, स्लैब की ढलाई, इसका काम जो ठेकेदार करके देते हैं वो आपसे 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो आपका जो टोटल कॉस्ट होता है ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और आपका सेंटरिंग वर्क, तो वो हो जाता है 240 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 270 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चला जाता है। अब इसमें आपके ठेकेदार जो है आपकी ईंटों की चिनाई, प्लास्टर और आपके घर का जो आरसीसी वर्क होता है यानी कि सेंटरिंग वर्क कंप्लीट करके देते हैं। अब ये जो रेट है आपके लोकेशन के हिसाब से कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाके मार्केट के रेट क्या चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, 3-4 ठेकेदार का जो रेट है वो ले लेना है और उन्हें कंपेयर करके देख लेना चाहिए। आपको ये देख लेना चाहिए कि किसने सबसे कम रेट दिए है और किसने सबसे ज्यादा दिए है और किसने मार्केट रेट के हिसाब से दिए है। जिन ठेकेदारों ने आपको मार्केट रेट के हिसाब से रेट दिए है उन ठेकेदार को आपको फाइनल कर लेना चाहिए, उन ठेकेदार को आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको उनका काम जो है वो जाकर साइट के ऊपर जरूर देखने की कोशिश कर लेनी चाहिए कि पहले जहां पर उन्होंने काम किया था वो किस क्वालिटी का किया था, उनकी फिनिशिंग कैसी है। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो पुराने मकान मालिक से भी पूछ लीजिए कि इनका व्यवहार किस तरह से है, क्योंकि बहुत बार ठेकेदार जो है वो मकान मालिक की बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं, सिर्फ पेमेंट के बारे में पूछते रहते हैं। तो ऐसी अगर कोई चीज है तो पुराना मकान मालिक आपको जरूर बता देगा। और मैंने अक्सर ही ऐसा देखा है कि लोग सिर्फ बातों में भी आके ठेकेदार को फाइनल कर लेते हैं। कुछ ठेकेदार आकर आपको डायरेक्टली ऐसा बता देते हैं कि हमारे जो है 10-15 साइट जो है वो चल रही है। कुछ ठेकेदार जो है इससे भी ज्यादा साइट बताते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इतने ज्यादा काम चल रहे हैं, इसका मतलब ये ठेकेदार काफी डिमांडिंग है। जरा सोचिए, अगर वो ठेकेदार इतना ज्यादा डिमांड में है तो क्या उसके पास उतना लेबर है, क्योंकि इतना सारा काम जो है वो अकेला तो नहीं कर पाएगा और लेबर को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। भले ही वो ठेकेदार क्यों ना हो, पर लेबर भी अल्ट्रा प्रो होते हैं, उन्हें मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। और जब इतनी सारी साइट चलती है और कहीं पर लेबर का शॉर्टेज हो जाता है
तो पूरे सभी कामों के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उसके घर का काम जो है वो जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। तो ऐसे में पूरा दबाव जो है वो ठेकेदार के ऊपर आता है। तो इसीलिए जो ठेकेदार लिमिटेड काम रखते हैं, अपने लेबर के हिसाब से वो काम को लेते हैं, तो ऐसे ठेकेदार को काम देने के बारे में आपको सोचना चाहिए। चलिए, अब आपने ठेकेदार के रेट फाइनल कर लिए है, उसका काम देख लिया है। अब बारी आती है आपको उसके साथ एग्रीमेंट करने की। भले ही आपको स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल है तो आप कर भी सकते हो, और अगर चाहिए तो आप एक टेंटेटिव एग्रीमेंट करके रख सकते हो। इसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। पहली चीज, ठेकेदार कौन कौन से काम करके देगा ये उस कागज पे लिखा हुआ होता है, और जब भी आदमी कोई चीज लिख के देता है तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। आपने जो रेट तय किया था वही रेट जो है आपका ठेकेदार आगे चल के आपको लेता है, क्योंकि उसने लिख के दिया था। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने उस वक्त ये रेट बताया था, आपने ये सुन लिया, तो ऐसी चीजें उसमें नहीं होती है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आपको वहां पर रेट के साथ ठेकेदार कौन कौन से काम करके देगा ये लिख के लेना चाहिए, जैसे कि तगारी, फावड़ा, रेती छानने वाली जाली, उसके बाद में शटरिंग मटेरियल, ऐसी चीजें जो है वो ठेकेदार के तरफ होती है, तो ऐसी चीजें भी वहां पर लिख लेनी चाहिए। उसके बाद छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि बाइंडिंग वायर जो होती है, क्या वो मकान मालिक की तरफ होगी या फिर वो ठेकेदार की तरफ होगी। जो खिले होते हैं, क्या वो ठेकेदार की तरफ होंगे या फिर वो मकान मालिक की तरफ होंगे। ऐसी चीजें भी वहां पर आपको लिख लेनी चाहिए। उसके बाद इस एग्रीमेंट में आपको एक छोटा सा बिल भी बना लेना चाहिए। आपके घर का प्लान तो रेडी होता है और उसका एरिया भी लिखा हुआ होता है, तो उस एरिया को आपको ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, आपका घर का एरिया जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है और ठेकेदार ने आपको 240 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट दिया है, तो 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 240 ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,40,000 रुपए। तो इतना आपका बिल बनने वाला है। अब ये लिखने के पीछे कारण यह है कि हमें अब इसके स्टेप्स बना लेने हैं, जिस हिसाब से आपको ठेकेदार को पेमेंट करना है, क्योंकि पेमेंट ऐसी चीज है जिसके ऊपर से बहुत बार ठेकेदार और मकान मालिक के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो हमारा 2,40,000 रुपए का रेट आया है उसे आपको स्टेप्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक इतना पेमेंट होगा, उसके बाद में प्लिंथ लेवल से लेके लिंटल लेवल तक कितना पेमेंट करना है, स्लैब लेवल तक कितना पेमेंट करना है, फाइनल में कितना पेमेंट करना है, और फाइनल में भी आपको थोड़ा सा अमाउंट रख लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली उतना पेमेंट देते हो, कुछ जगह पर वीकली पेमेंट होता है, पर ये एक रेफरेंस रेंज होती है। आपको पता होता है कि कितना ठेकेदार को ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो। ये जब ज़्यादा पैसे आप दे देते हो तो यहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क में आते हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कामों के बारे में जिसके बारे में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। सबसे पहली चीज आ जाती है जो कि है स्टेयरकेस का एरिया। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सीढ़ी का डबल मेजरमेंट नहीं लिया जाता है, यानी कि जो सीढ़ी बनाई जाती है उसका अलग से मेजरमेंट नहीं होता है। जो आपका प्लान का एरिया होता है उसके अंदर ही सीढ़ी का एरिया जो है वो भी लिया जाता है, और जो ऊपर का टावर का एरिया होता है यानी कि जो ममटी का एरिया होता है उसे आपको अलग कंसिडर करना पड़ता है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है जो कि है पैरापेट वॉल के रिलेटेड। पैरापेट वॉल जो होती है, जैसे कि हमने देखा, जो 240 रुपए का रेट है उसी में आपकी जो पैरापेट वॉल है वो भी ऐड होती है। पैरापेट वॉल का ऐसा अलग से रेट नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आप 3.5 फीट से ऊंची अगर कोई वॉल बनाने वाले हो तो वहां पर उसका कॉस्ट जो है वो कंसिडर किया जाएगा, पर रेगुलर जो पैरापेट वॉल होती है जो कि जनरली 3 फीट से लेकर 3.5 फीट हाइट तक होती है, तो उसके लिए अलग से रेट नहीं लिया जाता है। अब बात करते हैं छज्जे और बालकनी के रिलेटेड। तो जो बालकनी का एरिया होता है उसे आपको पूरा कंसिडर करना पड़ता है, कुछ जगह पर इसे हाफ भी कंसिडर किया जाता है। हालांकि हमारे यहाँ पर पूरा बालकनी का एरिया जो है वो लिया जाता है। उसके बाद जो छज्जा होता है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 फीट तक आगे निकला हुआ है स्लैब से बाहर तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता है। उससे ज्यादा अगर हो जाता है 2 फीट 3 फीट तो उसे कंसिडर किया जाता है, वो भी स्लैब लेवल पे। अगर वो लिंटल लेवल पे है यानी कि 1-1.5 फीट आपके लिंटल से बाहर की तरफ छज्जा आपका निकला हुआ है तो उसे अलग से रेट में नहीं लिया जाता है। और देखिए, घर बनाते समय आपके हर एक स्टेप में आपको अगर चीजें पता होंगी तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है आपके लिए घर निर्माण ई बुक, जो कि घर निर्माण के हर एक स्टेप में आपके काफी काम में आ सकता है। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैं उस ई बुक की लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। तो अब दोस्तों, अगर हम बात करें ठेकेदार को जब भी आप काम देने वाले हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, आपके एरिया में ठेकेदार के क्या रेट चल रहे हैं कमेंट करना ना भूले। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।